अब मेरा भी वक्त आ गया था बंगला मुड़ा गांव आकर उस भक्षानर के अंश से सामना करने का। चित्रा युग को पूरी बात बताते हुए कहती है, जब मैं बंगला मुड़ा गांव आई तो मुझे पता चल गया था कि तुम सबने ग्रेवयार्ड कोठी छोड़ दी थी और हवेली में पनाह ले ली थी। मैं सीधे हवेली नहीं आ सकती, वरना मुझे तुम सबके सवालों का सामना करना पड़ता, जो मैं उस वक्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने कुछ दौती के जरिए ही वंदना को संदेश भेजा और मिलने के लिए कालाझाड़ी जंगल बुलाया। मैंने डायना को भी संदेश भेजा था, पर उसके संदेश का मुझे जवाब ही नहीं आया। पता नहीं उसे यहाँ पर आकर क्या हो गया था। युग डायना पर गुस्सा करते हुए मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहता है, उसके संदेश का जवाब कैसे आता माँ? वो तो अभिमन्यु के प्यार में डूबी हुई थी। उस प्यार में वो सब कुछ भूल चुकी थी, अपना मकसद भी। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, मैं कालाझाड़ी जंगल में ही वंदना का इंतजार कर रही थी, पर जब वंदना कालाझाड़ी जंगल आई तो तुम भी उसका पीछा करते हुए अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ गए। मुझे लगा तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, पर तुमने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया था। तुम मुझे कैसे न ढूंढते? आखिर तुम मेरी औलाद जो हो, तुमसे एक गहरा रिश्ता है मेरा। कालाझाड़ी जंगल में युग बेटा तुम मुझसे सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, पर मैं चाहकर भी उस वक्त तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी, इसलिए तुम्हारे साथ छल करके मैं वहां से चली गई। युग बड़ी गौर से चित्रा की सारी बातें सुनते रहता है। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, युग बेटा उसी रात कालाझाड़ी जंगल में मेरी मुलाकात लूसी से हुई थी। लूसी ने अपनी शक्तियों से पहली महाडायन की गुफा खोज ली थी, वही गुफा जहां पर वो भक्षानर के साथ रहा करती थी। लूसी मुझे उस गुफा में ले गई थी। कुछ दिनों तक मैं उसी गुफा में रही। उसी गुफा में मुझे भक्षानर की एक कमजोरी का पता चला, जो कुछ और नहीं बल्कि कमल का फूल थे, क्योंकि कमल के फूलों की महक से असुरों राक्षसों को हराया गया था और भक्षानर भी इन सबके मेल से ही बना था। चित्रा कुछ आक्रोश के साथ कहती है, उस झोपड़ी के बाहर ही कई सारे कमल के फूल लगे हुए थे। मैंने सारे कमल के फूलों को जमा कर लिया था। मैं ये तो जान गई थी कि मैं भले ही भक्षानर को हरा नहीं सकती थी, पर कुछ देर के लिए रोक जरूर सकती थी, और मुझे बस कुछ देर का ही वक्त चाहिए था, क्योंकि मैं जानती थी कि यक्षिणी अभी भी ग्रेवयार्ड कोठी में ही कैद थी। मुझे उसे आजाद कराना था। उसी के बाद भक्षानर का अंत हो सकता था, पर यह सब मैं अकेले नहीं कर सकती थी। मुझे इस काम के लिए वंदना और डायना की मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं हवेली गई थी। पर जब मैं हवेली पहुंची तो मैंने देखा हवेली तो तहस नहस हो चुकी है। मैं समझ गई थी कि काले साये ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है और उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। टूटी हुई हवेली के बाहर खड़े होकर मैं सोच ही रही थी कि तुम और बाकी सब कहाँ गए होगे। तभी वहां पर मलबे के अंदर से एक काला पेन निकला। उस पेन को देखकर ही मैं समझ गई थी कि वो अनुराग का पेन था। अनुराग उसी पेन से अपनी कहानियां लिखा करता था। उस पेन पर काला जादू किया गया था। उसे हथियार बनाया गया था मुझे मारने के लिए, और ये सब उस काले साये ने किया है। वो जादुई पेन मुझ पर हमला करने लग गया, और अपनी जान बचाते हुए कब मैं ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। वहीं पर मेरा सामना सालों बाद उस काले साये से हुआ। युग मन में बड़बड़ा पड़ता है। माँ जिस बारे में मुझे बता रही है उसके बारे में तारा मुझे बता चुकी है। तारा को इसी चीज का तो सपना आया था, और माँ को वो कमरा भी मिल गया था जहाँ पर किसी की भी शक्ति काम नहीं करती है। वहीं पर तो उस भक्षानर के अंश ने यक्षिणी को कैद करके रखा हुआ है। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, युग बेटा भले ही मैं अकेली थी, पर मेरा आत्मविश्वास मजबूत था, और जिनके पास आत्मविश्वास होता है वो अकेले ही काफी होते हैं दुनिया की सारी मुश्किलों का सामना करने के लिए। इसलिए मैंने भी अकेले ही उस काले साये का अपनी पूरी ताकत के साथ सामना किया। मैंने अपनी चतुराई से उसे कमल के फूलों के चक्र में बांध दिया और यक्षिणी की तलाश करने लग गई। यक्षिणी की तलाश करते करते मुझे वो कमरा भी मिल गया था जहाँ पर यक्षिणी को उसने कैद कर रखा था, पर उस कमरे के अंदर मेरी शक्तियां काम ही नहीं कर रही थी, जिस कारण यक्षिणी को ढूंढने में मुझे मुश्किल हो रही थी। वहां मैं इतना समझ गई थी कि यक्षिणी किसी बोतल में कैद थी, क्योंकि उस कमरे से कई सारी बोतलों के टकराने की आवाज आ रही थी। मैं उस कमरे में यक्षिणी को ढूंढ पाती उससे पहले ही वो काला साया वापस से उस कमरे में आ गया, और मुझे वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। चित्रा की ये बात कहते ही युग को वो पूरा दृश्य याद आ जाता है जो तारा बहुत पहले ही उन्हें बता चुकी थी। युग मन में सोचने लग जाता है, मुझे पता है माँ, आप ग्रेवयार्ड कोठी से भाग गई थी और भागते वक्त प्रशांत अंकल का मुर्दा भी आपसे टकराया था, पर ग्रेवयार्ड कोठी से भागने के बाद आप कहाँ गई थी? उसके बाद क्या हुआ था आपके साथ, और आपके हाथ एकास्त्र कैसे लग गया था? युग को ऐसा लगने लग गया था जैसे चित्रा उसके सामने ही हो, इसलिए भावनाओं में बहकर कई बार वो उससे सवाल पूछ बैठता था। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, जब मैं ग्रेवयार्ड कोठी से भागी तो फिर उसके बाद कहीं और नहीं बल्कि उसी पहली महाडायन की गुफा में गई जहां पर लूसी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं बुरी तरह हार चुकी थी युग बेटा। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मुझे तो तुम लोगों का ठिकाना तक नहीं पता था। 2 दिन तक मैं उसी गुफा में रही, सोचती रही कि मैं क्या करूं।
मैंने वंदना से कहा था कि अमावस्या की रात मैं उस काले साए का अंत कर दूंगी और अमावस्या की रात आने वाली थी। मैं जानती थी कि सब कुछ खत्म हो चुका है, पर जो खत्म नहीं हुआ था वो थी उम्मीद, उस काले साए का अंत करने की उम्मीद। इंसान के अंदर की उम्मीद तब तक खत्म नहीं होती है जब तक वो मर नहीं जाता है, और मेरे अंदर भी ये उम्मीद जिंदा थी। मैंने सोच लिया था मैं उस काले साए को छोड़ूंगी नहीं, या तो खुद मर जाऊंगी या उसे मार दूंगी। मैं सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं। उसी वक्त मुझे एक बात याद आई। युग हड़बड़ाहट के साथ फिर चित्रा से पूछ पड़ता है, आपको क्या याद आया माँ? चित्रा जवाब देती है, मुझे वो पल याद आया जब मैं वंदना और डायना के लिए हवेली गई थी, पर मेरे वहां पहुंचने से पहले ही हवेली तबाह हो चुकी थी। युग बेटा, तुम्हें पता है, जब मैं उस हवेली के पास खड़ी हुई थी तो अनुराग के जादुई पेन के हमला करने से पहले ही मुझे वहां एहसास हो रहा था जैसे वो डायन समुदाय का हीरा वहीं कहीं हो। मुझे अपनी शक्तियों से उसके पास होने का एहसास हो रहा था, जैसे नियति फिर मुझे कोई संकेत दे रही हो। मैं उस संकेत को समझ पाती और डायन वंश के हीरे से अपना संपर्क जोड़ पाती, उससे पहले उस जादुई पेन ने मुझ पर हमला कर दिया था, जिस कारण मैं कुछ कर ही नहीं पाई और मुझे वहां से भागना पड़ा। चित्रा एक लंबी आह भरने के साथ कहती है, मुझे बार बार उस एहसास का आभास हो रहा था जब मैं हवेली के पास थी। मुझे लगा जैसे हमारे समुदाय का हीरा वहीं पर है, इसलिए मैं एक बार फिर हवेली गई थी। और जब मैं हवेली गई तब चित्रा के इतना कहते ही युग को फिर सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद जब चीजें क्लियर होती हैं तो युग देखता है कि चित्रा पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी हवेली के मलबे के पास खड़ी हुई थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। उस वक्त चित्रा के सिवा वहां पर कोई और मौजूद नहीं था। चित्रा हवेली के मलबे की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे फिर वही एहसास हो रहा है जो उस दिन हो रहा था जब मैं यहाँ पर आई थी। ऐसा लग रहा है जैसे वो हीरा यहीं कहीं आसपास ही है। अगले ही पल चित्रा अपने बालों का जूड़ा खोल देती है। उसकी काली चोटी उसकी पीठ पर आ जाती है। चित्रा अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, ए डायन शक्तियों से भरे हुए शक्तिपुंज, अगर तुम यहाँ पर हो तो मुझे कोई संकेत दो, मुझे तुम्हारे यहाँ पर होने का एहसास कराओ। आसपास कोई हलचल नहीं होती है, ना ही चित्रा की चोटी में कोई हलचल होती है। चित्रा एक उम्मीद के साथ फिर बोल पड़ती है, ए शक्तिपुंज, अगर मैं तुम्हारे काबिल हूं तो मुझे अपने पास बुलाओ। शक्तिपुंज, मुझे अपने यहाँ पर होने का एहसास कराओ। फिर कोई हलचल नहीं होती है, सन्नाटा छाया रहता है। अगले ही पल चित्रा अपनी चोटी को अपने दोनों हाथ में रखते हुए आंखें बंद करती है और मंत्र का जाप करते हुए कहती है, कायाहीन महाशक्ति ग्रस्ते शशि भास्करौ। चित्रा बार बार इस मंत्र का जाप करने लग जाती है और अगले ही पल उसकी चोटी में मूवमेंट होने लग जाता है। उसकी हलचल बढ़ जाती है। उसकी चोटी उसके हाथ में से निकलती है और कहीं ले जाने लग जाती है। चित्रा भी हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम बढ़ाती है और अपनी चोटी के पीछे जाने लग जाती है। चित्रा की चोटी हवेली के इमारत के मलबे के पास आकर रुक जाती है। चित्रा को हीरे की शक्ति का जो एहसास हो रहा था, उस जगह पर आकर ही वो एहसास और तेज बढ़ गया था। चित्रा की चोटी और तेज लहराने लग जाती है। अगले ही पल चित्रा की चोटी तेजी के साथ मलबे के अंदर घुस जाती है। जैसे ही उसकी चोटी मलबे के अंदर घुसती है, सन्नाटा और ज्यादा बढ़ जाता है। चित्रा अपनी नजरें उस तरफ गड़ा देती है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है जैसे उसकी चोटी ने कुछ पकड़ा हो। उस एहसास के होते ही चित्रा की चोटी का रंग बदलने लग जाता है। उसकी चोटी हरे रंग में चमकने लग जाती है। जब चित्रा की चोटी मलबे में से बाहर आ जाती है तो चित्रा देखती है कि उसकी चोटी ने जो चीज पकड़कर रखी हुई थी वो कुछ और नहीं बल्कि एकास्त्र था, और उस एकास्त्र में ही डायन समुदाय का हीरा लगा हुआ था। चित्रा अपनी चोटी के सिरे को अपने हाथ के पास लाती है और एकास्त्र को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है। उसी वक्त आसमान में जोर से बिजली चमकती है, ऐसी बिजली जिसकी गूंज सुनकर मुर्दे का भी दिल धड़क जाए। चित्रा के चेहरे पर एक चमक थी, जीत की चमक। चित्रा गर्व के साथ कहती है, आखिरकार मुझे मेरा हीरा मिल ही गया। ये एकास्त्र के रूप में है तो क्या हुआ, इससे इसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ गई है। अब उस काले साए को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं आ रही हूँ काले साए, तेरा अंत करने। इतना कहकर चित्रा एकास्त्र को आसमान की तरफ कर देती है। एकास्त्र में से हरी रोशनी निकलती है जो सीधे जाकर काले बादलों से टकराती है और बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ जाती है। आंसू की बूंद में फिर से हलचल होने लग जाती है और कुछ देर बाद ही युग को फिर चित्रा का चेहरा नजर आने लग जाता है। चित्रा युग से कहती है, मुझे जिस चीज की जरूरत थी युग बेटा, नियति ने मुझे वो दिला दी। मुझे हरा हीरा मिल चुका था और उसके मिलने के साथ ही मैं पूरी तरह महाडायन बन चुकी थी और अब मुझे बस उस काले साए का अंत करना था। पर मैं ये बात जानती थी कि भक्षानर का अंत करने के लिए जो 100 चरणों की साधनाएं मैं सीख रही थी वो अधूरी रह गई थी। तुम्हारे पंचम आने के कारण मैं उसे पूरा नहीं कर पाई थी। इस वजह से मुझे नहीं पता था कि हीरा पाने के बाद भी मैं उस काले साए का अंत कर भी पाऊंगी या नहीं। चित्रा का चेहरा नम होने लग जाता है। चित्रा हमदर्दी भरे लहजे में युग से कहती है,
पर फिर भी मैं उस काले साए का अंत करने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने वंदना से उस रात काला झाड़ी जंगल में कहा था कि अमावस्या की रात में उस काले साए का अंत कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो। और आज अमावस्या की रात है। आज की रात मैं जीवित बचूं या नहीं, ये नियति पर निर्भर करता है। पर मैंने तुमसे भी वादा किया था कि मैं एक दिन तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगी। आज की रात के बाद मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कभी दोबारा मिल भी पाऊंगी या नहीं, या आज मेरा अंत हो जाएगा। इसी वजह से मैं ये यादें आंसू की बूंद के रूप में तुम्हारे लिए छोड़कर जा रही हूँ लूसी के पास, ताकि एक दिन तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाए। तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारी माँ तुमसे नफरत नहीं करती थी, बल्कि तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी दे सकती है। और आज मैं उस भक्षानर से लड़ने जा रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि वो कभी तुम तक ना पहुंचे। चित्रा के मुंह से ये बात सुनकर युग की आंखें भी नम होने लग जाती हैं। उसकी आंखों में आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग जाती हैं। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, हो सके तो तुम्हें मुझसे दूर करने के लिए मुझे माफ कर देना बेटा। मैं तुम्हें माँ का वो प्यार नहीं दे पाई जो तुम्हें मिलना चाहिए था। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। युग रोते हुए कहता है, नहीं माँ, आप बुरी नहीं है, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। चित्रा नम आंखों के साथ कहती है, तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना युग बेटा, और यहाँ से दूर चले जाना। मैं तुम्हें यहाँ से दूर ही रखना चाहती थी, पर यह नियति का खेल बहुत बुरा है। मेरे लाख कोशिश करने के बाद भी उसने तुम्हें यहाँ पर बुला ही लिया। पर अब सब ठीक हो जाएगा। मैं जा रही हूँ ना उस काले साए का अंत करने के लिए। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। अब सब ठीक हो जाएगा। मैं जा रही हूँ उस काले साए का अंत करने के लिए। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। चित्रा के हाथ में एक लॉकेट था जिसमें उसकी और युग की फोटो थी। चित्रा एकटक उस लॉकेट की तरफ देखने लग जाती है। चित्रा की आंखें पूरी तरह नम हो चुकी थी। उसकी आंखों में माँ की ममता स्पष्ट नजर आ रही थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू आने लग गए थे। अगले ही पल चित्रा की दोनों आंखों में से 2 आंसू की बूंद निकलती है, जो सीधे जाकर उस लॉकेट के अंदर गिर जाती है। उस लॉकेट में गिरते ही वो दोनों बूंदें आपस में मिलकर एक बूंद का रूप ले लेती है। चित्रा कहती है, अपना ख्याल रखना युग बेटा, और हमेशा एक बात याद रखना, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम बस मुझे याद करना और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर चित्रा उस लॉकेट को बंद कर देती है। जैसे ही चित्रा उस लॉकेट को बंद करती है, युग अतीत की यादों में से बाहर आ जाता है। इस वक्त युग अपने दोस्तों के साथ बंगला मुड़ा घाट पर था और उन्हें वो सब कुछ बता रहा था जो उसने लॉकेट के अंदर देखा था। इस वक्त सिर्फ युग की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सबकी आंखों में आंसू आ गए थे चित्रा की कहानी सुनकर। चित्रा जिसके लिए सबके दिलों में नफरत थी, उसकी असल कहानी सुनकर सबका दिल गमगीन हो गया था। यहाँ तक कि कठोर दिल रजनी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। चित्रा की दर्द भरी दास्तां थी ही ऐसी कि उसने कठोर दिल को भी पिघलाकर मोम बना दिया था। युग एकदम शांत पड़ गया था। डायना अभी भी चित्रा की लाश के पास ही बैठी हुई थी। डायना रोते हुए कहती है, सारी गलती मेरी है। अगर मैं महाडायन को सही वक्त पर वो हीरा लाकर दे देती तो ये सब होता ही नहीं। डायना ने अपने हाथ में एकास्त्र पकड़ा हुआ था। डायना वो एकास्त्र चित्रा के शव की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैं इस एकास्त्र के लायक नहीं हूँ। आप मुझे ये एकास्त्र क्यों देकर गई हैं? मैं एकास्त्र के क्या डायन कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। एक डायन कभी अपना मकसद नहीं भूलती है और मैं यहाँ आकर सब कुछ भूल गई, आपको भी महाडायन। इतना कहकर डायना रोने लग जाती है। चैटर्जी कुछ सोचते हुए कहता है, युग ने जो बातें हमें बताई उसके अनुसार तो चित्रा जी एकास्त्र लेकर उस काले साए का अंत करने के लिए निकली थी, तो फिर वो यहाँ पर कैसे पहुंच गई? जब चैटर्जी ये सवाल पूछता है तो यामिनी के दिमाग में वो बातें घूमने लग जाती हैं जब चित्रा महाडायन बनकर घाट पर आई थी, जब यामिनी युग का दिल निकालने वाली थी। उस वक्त चित्रा उसे यक्षिणी कहकर ही पुकार रही थी, उसे रुकने के लिए कह रही थी। अगली ही पल यामिनी बोल पड़ती है, मुझे पता है वो यहाँ पर क्यों आई। चैटर्जी झट से पूछ पड़ता है, क्यों यामिनी? यामिनी चैटर्जी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, जितना मुझे लगता है हो सकता है कि जब मैं युग बाबू को यहाँ घाट पर लेकर आ रही थी उस वक्त काला झाड़ी जंगल में चित्रा आंटी ने हम दोनों को देख लिया होगा और वो ग्रेवयार्ड कोठी न जाकर यहाँ पर आ गई हमारे पीछे।
और जब मैं युग बाबू को मारने वाली थी उसी वक्त वो यहाँ पर आ गई। उन्हें ये लग रहा था कि मैं माँ हूँ। वो मुझे कामेश्वरी यक्षिणी कहकर पुकार रही थी। अभिमन्यु यामिनी की बातों पर गौर फरमाते हुए कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि चित्रा आंटी को यामिनी के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि कामेश्वरी यक्षिणी की एक बेटी भी है। कायर बीच में बोल पड़ता है, पर एक बात समझ में नहीं आई कि जब यामिनी तुम्हारे बाबा रज्जन चित्रा आंटी से मिले थे, जब उन्होंने कुएं में से निकालकर उनकी जान बचाई थी, उस वक्त उन्होंने तुम्हारे बारे में चित्रा आंटी को क्यों नहीं बताया? उन्होंने ये बात उनसे क्यों छुपाई? उस वक्त तो तुम्हारा जन्म हो गया था ना। यामिनी खामोशी रहती है क्योंकि कायर के सवाल का जवाब उसके पास मौजूद नहीं था। डायना भी अफसोस के साथ बोल पड़ती है, मैं भी महाडायन को यामिनी के बारे में कुछ नहीं बता पाई। कुछ बताना तो छोड़ो, यहाँ पर आकर तो मैंने उनसे सारे संपर्क तोड़ दिए थे, इस डर से कि जब वो मुझसे डायन समुदाय के हीरे के बारे में पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? कैसे बताऊंगी कि अपने प्रेम को पाने के लिए मैंने उसे अभी को खुशी खुशी दे दिया, उससे वो मैं ले ही नहीं पाई। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, एक और बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कछुआ परेशान होते हुए कहता है, अब तेरे क्या समझ नहीं आ रहा अभिमन्यु? अभिमन्यु अपने मन के सवाल सबके सामने रखते हुए कहता है, तुमने सुना ना, युग ने हमें चित्रा आंटी की जिन यादों के बारे में बताया, उसके अनुसार अनुराग अंकल के अंदर वो भक्षानर का अंश उसी वक्त प्रवेश कर गया था जब वो भक्षानर के बारे में पता करने के लिए पंचम गांव गए थे। वहीं पर वो पूरी तरह बदल गए थे। उनके अंदर की सारी अच्छाई खत्म हो गई थी, यानी चित्रा आंटी और युग के गांव में आने से बहुत पहले ही। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ तो? अभिमन्यु अपनी पूरी बात बताते हुए कहता है, तो फिर अनुराग अंकल युग को उस दैवीय झरने के पास कैसे ले जा सकते हैं अगर वो पहले ही भक्षानर बन चुके थे तो? क्योंकि तुमने देखा ना, अभी वो काला साया उस दैवीय झरने के पास नहीं आ सकता था। अभिमन्यु के सवाल ने सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके सवाल का जवाब वहां मौजूद किसी भी शख्स के पास नहीं था। अभिमन्यु अपने मन के और भी सवाल सबके सामने रखते हुए कहता है, एक और बात, अगर अनुराग अंकल सच में भक्षानर बन चुके थे तो बचपन में उस रात घाट पर जब मैं ये देखने गया था कि यक्षिणी होती है या नहीं, तब उन्होंने मेरी जान क्यों बचाई थी? मुझे घर तक क्यों छोड़ा था? अभिमन्यु के सवालों ने सबको एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया था। बिंदु बीच में ही बोल पड़ती है, एक और सवाल है अभिमन्यु जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। कायर पूछ पड़ता है, अब कौन से सवाल का जवाब पाना और बचा है बिंदु? बिंदु कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मेरे पापा की मौत कायर। ये बात तो चित्रा आंटी को भी नहीं पता थी कि पापा की मौत कैसे हुई थी, जबकि उस दिन वो दोनों एक साथ ग्रेवयार्ड कोठी से निकले थे। जब वो खुद चित्रा आंटी को बस में बिठाने के साथ ही फूफा जी के गांव जाने वाली बस में बैठ गए थे, तो फिर पापा की मौत कैसे हो गई? बिंदु के सवाल ने भी सबको खामोश कर दिया था। उसके सवाल का जवाब भी किसी के पास नहीं था। रजनी मन में सोचते हुए कहती है, मैं कितना गलत समझती थी चित्रा को। मुझे तो लगता था कि वो तो प्रशांत के साथ भाग गई है, पर असल बात तो कुछ और ही थी। उसके और प्रशांत के बीच में तो कुछ था ही नहीं। वो दोनों बस दोस्त थे और कुछ नहीं। चैटर्जी कुछ सोचते हुए कहता है, हमें चित्रा जी की कहानी तो पूरी पता चल गई, पर अभी भी कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब पाना बाकी है। ऐसा लगता है जैसे अभी भी कोई कहानी जाननी बची है, शायद कामेश्वरी यक्षिणी की कहानी। लगता है अब उन्हीं की कहानी जानकर हमें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। वर्चस्विनी रोते हुए बोल पड़ती है, चैटर्जी, तुम्हें यहाँ पर सवालों की पड़ी है और वहां पर काला साया पता नहीं मेरी बेटी तारा के साथ क्या कर रहा होगा। तुम्हें पता है ना, वो काला साया मेरी तारा बेटी को हमसे छीन कर ले जा चुका है। हमारी जान बच जाए इसलिए वो उस काले साए के साथ चली गई। जैसे ही वर्चस्विनी तारा का जिक्र छेड़ती है, सबके दिल में खलबली मच जाती है। वो सारे सवाल जो उनके मन में आए थे वो जाने लग जाते हैं और तारा की फिक्र उन्हें सताने लग जाती है। वर्चस्विनी रोते हुए ही कहती है, पता नहीं वो काला साया मेरी तारा बेटी को कहां पर लेकर गया होगा। यामिनी वर्चस्विनी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, वो काला साया जरूर तारा को ग्रेवयार्ड कोठी ही ले गया होगा। इससे पहले कि वो काला साया तारा की शक्तियां छीने, हमें जल्द से जल्द ग्रेवयार्ड कोठी जाना चाहिए। अमोदिता कुछ डरते हुए कहती है, यामिनी, अगर वो काला साया तारा की शक्तियां ले चुका होगा तो? यामिनी भी डर के साथ ही कहती है, ऐसे शब्द अपनी जुबान पर भी मत लाओ अमोदिता, अगर ऐसा हो गया तो फिर सब खत्म हो जाएगा। अभिमन्यु विश्वास के साथ कहता है, ऐसा नहीं हुआ होगा, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। और अब तो यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति भी मिल चुकी है। उसके पास दैवीय शक्तियां आ चुकी हैं और डायना के पास एक अस्त्र। अब उस काले साए के अंत को कोई नहीं रोक सकता। अब हमें बस जल्द से जल्द ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचना है। वर्चस्विनी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, जल्दी चलो मेरी बेटी के पास।
सब लोग वहां से जाने के लिए अपनी जगह पर से हिलने लग जाते हैं। डायना भी एक अस्त्र अपने हाथ में लेकर चित्रा की लाश के पास से उठने लग जाती है, पर कोई ऐसा था जो अपनी जगह पर से अभी तक नहीं हिला था। वो युग था। युग अभी भी चित्रा की लाश के पास ही बैठा हुआ था। वो गम में डूबा हुआ था, जैसे वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ हो, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है। यामिनी युग के पास जाते हुए कहती है, युग बाबू, आप यहाँ पर बैठे हुए क्यों हैं? चलिए उठिए, हमें तारा को बचाने जाना है। युग अभी भी यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। एकटक नजर से चित्रा के शव की तरफ ही देखते रहता है। यामिनी हमदर्दी भरे लहजे में कहती है, युग बाबू, मैं जानती हूँ जो हुआ बहुत गलत हुआ। आपने अपनी माँ को खोया है, वो माँ जिसके लिए आप उनका सब कुछ थे। पर अभी ये वक्त जो चले गए उनके लिए शोक मनाने का नहीं है, बल्कि बदला लेने का है। और हम उस काले साए से बदला लेकर रहेंगे, उसका अंत करके। युग अभी भी कुछ नहीं कहता है। यामिनी फिर बोल पड़ती है, युग बाबू, क्या आपको चित्रा आंटी की मौत का बदला नहीं लेना है? उनकी इस कुर्बानी को यूं ही बर्बाद होने देना है? युग कठोर लहजे में कहता है, मुझे बदला लेना है। यामिनी कहती है, अगर बदला लेना है तो चलिए मेरे साथ, यहाँ पर बैठे मत रहिए। युग चित्रा के शव को देखते हुए कहता है, पर मैं माँ के शव को ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? माँ ने कितना कुछ किया है मेरे लिए। युग अपने आंसू पोंछते हुए खड़ा होने लग जाता है। युग चित्रा को देखते हुए फिर कहता है, मैं माँ के शव को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अगले ही पल युग अपने दोनों हाथ आगे कर लेता है चित्रा के शव की तरफ। किसी के समझ नहीं आ रहा था कि युग क्या करने की सोच रहा था, पर सब उसी को देखने लग गए थे। युग फिर बोल पड़ता है, माँ, आप तो एक बहुत अच्छी माँ थी, पर मैं ही एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। आपको हमेशा गलत समझता रहा। हो सके तो आप मुझे माफ कर देना माँ। जो आपके जीते जी मैं कभी नहीं कह पाया, वो मैं अब कहता हूँ। आप दुनिया की बेस्ट माँ हैं। आई लव यू माँ। ये बात कहते कहते युग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले ही पल युग की आंखों के सामने उस काले साए का चेहरा आने लग जाता है, जिसे देखकर युग को गुस्सा आने लग जाता है। गुस्से के कारण युग के हाथ पर जो 4 निशान बने हुए थे, उनमें मूवमेंट होने लग जाता है। वो पूरी रोशनी में चमकने लग जाते हैं। देखते ही देखते युग के दोनों हाथों में से आग की लपटें निकलने लग जाती हैं, जो सीधे चित्रा के शव पर पड़ने लग जाती है और चित्रा का शव जलने लग जाता है। युग चित्रा को अंतिम विदाई दे रहा था। उस अंतिम विदाई में युग के सभी दोस्त उसके साथ वहीं पर मौजूद थे। युग के हाथ से आग की लपटें निकलती जा रही थी। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अगर इसी तरह युग के हाथ से लपटें निकलती रही तो सिर्फ चित्रा के शव में नहीं, बल्कि वहां पर आसपास जितनी भी चीजें थी सब में आग लग जाएगी। इसी डर से अगले पल यामिनी युग के कंधों पर अपना हाथ रख देती है। यामिनी के स्पर्श से युग के हाथ से आग की लपटें निकलनी बंद हो जाती हैं और युग का गुस्सा शांत होने लग जाता है। युग चित्रा के जलते हुए शव की तरफ देख ही रहा था कि तभी उसे चित्रा के शव में से चित्रा की आत्मा निकलते हुए नजर आती है। चित्रा की रूह युग से कहती है, युग बेटा, तुम्हारी नियति तुम्हें बुला रही है। अब तुम मुझे छोड़कर अपनी नियति के पास जाओ। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चित्रा की रूह फिर युग से कहती है, हम नियति से कितना भी भागने की कोशिश क्यों न करें युग बेटा, पर हमारी नियति हमें अपने पास बुला ही लेती है और अब तुम्हें भी वहां पर जाना है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम भले ही भक्षानर के ही वंशज हो, पर वंशज होने से कुछ नहीं होता है। हम बुरे हैं या अच्छे, ये हमारे कर्म से पता चलता है, हमारे वंश से नहीं। और तुम्हारी कर्म अच्छे हैं, तुम उसकी तरफ बिल्कुल नहीं हो। सिर्फ युग को ही चित्रा की रूह नजर आ रही थी और चित्रा की आवाज भी उसके सिवा कोई और नहीं सुन पा रहा था। चित्रा फिर युग से कहती है, ये मत सोचना कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी युग बेटा। अब तुम जाओ, तुम्हारी नियति ने जो तय किया है वो करो। इतना कहकर चित्रा की रूह वहां से हवा में ही लुप्त हो जाती है। जैसे ही चित्रा की रूह वहां से गायब होती है, युग बड़बड़ा पड़ता है, माँ मत जाओ, रुको। यामिनी युग से पूछती है, क्या हुआ युग बाबू, आप ठीक हैं? युग अपने होश संभालते हुए गुस्से के साथ कहता है, मैं तो ठीक हूँ यामिनी, पर अब वो काला साया ठीक नहीं रहेगा। उस भक्षानर के अंश का अंतिम वक्त आ चुका है, अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। युग का ये आक्रोश भरा लहजा देखकर सभी के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। वर्चस्विनी के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है। युग अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो यामिनी, ग्रेवयार्ड कोठी, उस काले साए का अंत करने। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।
यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। युग अपना कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, चलो यामिनी ग्रेवयार्ड कोठी, उस काले साए का अंत करने। यामिनी युग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, हाँ चलिए युग बाबू, अब उस काले साए का अंत करने का समय आ गया है और माँ से मिलने का भी। युग यामिनी से कहता है, हाँ यामिनी, तुम्हारी माँ भी तो वहीं पर कैद है। यामिनी पलटकर कहती है, मुझे मेरी माँ से कई सारे सवाल पूछने हैं कि क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बचपन में ही अकेला क्यों छोड़ दिया, क्यों बाबा के हवाले कर दिया, और सबसे जरूरी सवाल, उन्होंने बाबा को अभिशाप क्यों दिया था, ऐसा क्या किया था बाबा ने उनके साथ। यही सारे सवाल बड़बड़ाते हुए यामिनी युग के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। युग और यामिनी के पीछे पीछे ही बाकी सब भी अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। कुछ ही देर में युग और उसके बाकी के दोस्त ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाते हैं। जब यामिनी बाहर से ग्रेवयार्ड कोठी को देखती है तो वो जहां पर थी वहीं पर रुक जाती है। ग्रेवयार्ड कोठी को देखने से पहले यामिनी फुर्ती के साथ अपने कदम बढ़ा रही थी, जैसे उसे ही ग्रेवयार्ड कोठी जाने की सबसे ज्यादा जल्दी थी। पर यामिनी को यूं अचानक से इस तरह रुकते देख बाकी सबको भी कुछ अजीब लगता है और वो सब भी जहां पर थे वहीं पर रुक जाते हैं। युग यामिनी से पूछता है, क्या हुआ यामिनी, तुम रुक क्यों गई। यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, कुछ अजीब लग रहा है युग बाबू। युग ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए ही कहता है, क्या अजीब लग रहा है यामिनी। यामिनी कुछ घबराते हुए कहती है, ये ग्रेवयार्ड कोठी युग बाबू, आज से पहले मैंने इसका ये रूप कभी नहीं देखा था। आपको तो याद ही होगा, जब से वो काला साया सबके सामने आए हैं तब से ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर ढेर सारे काले काले बादल मंडराया करते थे, पर अब जरा ग्रेवयार्ड कोठी के शिखर की तरफ देखिए, इसके ऊपर एक भी काले बादल नहीं है। अभिमन्यु ऊपर देखते हुए कहता है, सिर्फ ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर ही नहीं, जरा अपने सिर के ऊपर भी देखो तुम लोग। जब सब लोग अपने सिर के ऊपर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कछुआ अचंभित होते हुए कहता है, असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है। आसमान में एक भी बादल नहीं थे, पर काली बारिश लगातार होते जा रही थी, वो भी बादलों की तेज तेज आती गड़गड़ाती आवाज के साथ, जिसमें सभी लोग भीग चुके थे। यामिनी आसमान की तरफ ही देखते हुए कहती है, आसमान में एक भी बादल इसलिए नहीं है क्योंकि ये कोई आम बारिश नहीं है, काली बारिश है। वो काली बारिश जो शैतानी शक्ति की मदद से कराई जाती है, और ये बारिश कराने के लिए बादलों की नहीं, बस शैतानी शक्ति की जरूरत होती है। पर ऐसी शैतानी बारिश तभी करवाई जा सकती है जब। इतना कहकर यामिनी चुप हो जाती है। यामिनी चुप भले ही हो गई थी, पर उसकी घबराहट बढ़ गई थी, और उसकी यह घबराहट वहां पर मौजूद सभी लोगों ने महसूस कर ली थी। वर्चस्विनी बौखलाहट के साथ यामिनी से पूछ पड़ती है, जब क्या यामिनी, कब कराई जा सकती है ऐसी शैतानी बारिश। यामिनी वर्चस्विनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है और अगले ही पल ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाती है। यामिनी के पीछे पीछे ही बाकी सब भी हड़बड़ाहट के साथ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुस जाते हैं। जब वो सब ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर इतना ज्यादा अंधेरा था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वर्चस्विनी तारा का नाम पुकारते हुए कहती है, तारा, मेरी बच्ची कहाँ हो, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, देखो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई, मुझे आवाज दो मेरी बच्ची। वर्चस्विनी की आवाज ही ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग जाती है, दूसरी कोई और आवाज सुनाई नहीं देती। यामिनी मन ही मन मंत्र बड़बड़ाते हुए कहती है, ओम नम चक्षुस्ते जोदात्रे दिव्याय भास्कराय करुणाकराय मृताय। जैसे यामिनी पूरा मंत्र पढ़ लेती है, उसके हाथ में से एक एक करके 4 सफेद लौ निकलती है, जो हवा में उड़ते हुए ही ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर फैलने लग जाती है। जैसे जैसे वो सफेद लौ ग्रेवयार्ड कोठी में आगे बढ़ती जा रही है, ग्रेवयार्ड कोठी में जो काला अंधेरा छाया हुआ था वो छटने लग जाता है, जैसे वो 4 लौ ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर फैली काली शक्ति के असर को कम कर रही हो। कुछ ही देर में ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर फैला सारा धुआं छट जाता है और सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। वो लोग देखते हैं कि हॉल पूरी तरह खाली है, उसके अंदर एक भी सामान नहीं है। वर्चस्विनी अपने आसपास देखते हुए फिर तारा को आवाज लगाती है, तुम कहाँ हो मेरी तारा बेटी, मुझे आवाज दो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ तारा। यामिनी भी तारा को पुकारते हुए कहती है, तारा, तारा, तारा। सभी लोग तारा को पुकारने लग जाते हैं, पर तारा का कोई जवाब नहीं आता है। कुछ पल के लिए ग्रेवयार्ड कोठी में शांति छा जाती है। कायर हॉल में चारों तरफ देखते हुए बोल पड़ता है, यहाँ पर तो कोई नहीं है,
वो काला साया भी नहीं। युग अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, मुझे पता है वो काला साया तारा के साथ कहां पर होगा। अगले ही पल युग सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है। बाकी सब भी उसके पीछे जाने लग जाते हैं। युग सब लोगों को लेकर कहीं और नहीं बल्कि रूम नंबर 666 जाता है। जब वो लोग रूम नंबर 666 में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो कमरा भी पूरी तरह खाली था। वहां पर न तारा थी न वो काला साया जिसने अनुराग के शरीर में इस वक्त प्रवेश करके रखा हुआ था। डायना कमरे में चारों तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, ना ही तारा ना वो काला साया। चटर्जी गुस्से के साथ कहता है, वो काला साया यहीं पर होगा, आखिर यहाँ से वो कहाँ जा सकता है? सालों से यही ग्रेवयार्ड कोठी तो उसका ठिकाना थी ना। वर्चस्विनी रोते हुए कहती है, तारा मेरी बच्ची तुम कहाँ हो? तारा मेरी बेटी मुझे आवाज दो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। वर्चस्विनी रोते हुए तारा को आवाज लगाती है पर तारा का कोई जवाब नहीं आता है। कछुआ गुस्से के साथ कहता है, काले साए सामने आ, हम तुझसे लड़ने के लिए आए हैं। आज या तो तू रहेगा या फिर हम। अभिमन्यु कहता है, मुझे लगता है वो काला साया इस कमरे में नहीं है। हो सकता है वो तारा के साथ दूसरे कमरे में हो। मैं उसे दूसरे कमरों में ढूंढ कर आता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु उस कमरे से जाने ही वाला था कि तभी युग उसे रोकते हुए भारी आवाज में कहता है, अभिमन्यु तुझे अब ग्रेवयार्ड कोठी में कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, क्यों युग, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि वो काला साया इस पूरी ग्रेवयार्ड कोठी में कहीं पर भी नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। अभिमन्यु पलटकर युग से पूछता है, युग तू कैसे कह सकता है कि वो काला साया यहाँ पर नहीं है और यहाँ से जा चुका है? युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि अभिमन्यु मेरे पास उस काले साए को महसूस करने की शक्ति है। पहले मैं उसे महसूस कर सकता था, उसके पास से सड़े हुए मुर्दे की गंध आती थी, पर अब मुझे यहाँ पर कुछ महसूस नहीं हो रहा है। डायना कुछ सोचते हुए कहती है, हो सकता है ये उस काले साए का ही कोई छल हो, वो यहीं पर हो, बस हमें नजर नहीं आ रहा हो। युग अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं डायना, ये कोई छल नहीं है। वो काला साया अगर यहाँ पर होता तो मुझे जरूर पता चल जाता। भूलो मत, मैं उसका वंशज हूँ, मुझे उसके होने का एहसास होता है। युग की बातों ने बाकी सबको और परेशान कर दिया था। सबकी टेंशन और ज्यादा बढ़ गई थी। वर्चस्विनी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, पर कछुआ था कि उसके पास ही खड़ा हुआ था और उसे अपने कंधे का सहारा दिए हुए था। ऐसे वक्त में उसे कछुए की सख्त जरूरत थी। यामिनी कमरे की हर एक चीज को बड़ी गौर से देख ही रही थी कि तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ती है और वो देखती है कि फर्श पर एक ट्रायंगल के अंदर आंख का निशान बना हुआ था। वो जो ट्रायंगल था उसकी नलियों के अंदर खून समाया हुआ था, पर आंख की पुतली के अंदर जरा सा भी खून नहीं था। यामिनी के साथ ही बाकी सबकी नजर भी फर्श पर चली गई थी। सब एकटक नजर से फर्श पर बने निशान की तरफ ही देख रहे थे। यामिनी के मन में न जाने क्या आता है। वो धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाती है और ट्रायंगल के अंदर समाहित खून को छूने लग जाती है। जैसे यामिनी खून को छूती है उसे कुछ एहसास होता है और वो अगले पल बोल पड़ती है, ये खून तारा का है। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, वर्चस्विनी और जोरों से रोना शुरू कर देती है। कछुआ उसे सहारा देने लग जाता है। वर्चस्विनी रोते हुए ही कहती है, नहीं यामिनी, ऐसा मत बोलो, ये खून मेरी तारा का नहीं हो सकता, मेरी बच्ची को कुछ नहीं हो सकता। यामिनी मायूसी के साथ कहती है, ये खून तारा का। यामिनी अपनी बात पूरी करने ही वाली थी कि तभी उस ट्रायंगल वाले निशान को देखकर उसे कुछ याद आता है और वो झट से बात बदलते हुए बोल पड़ती है, ये आंख की पुतली, यही तो वो द्वार है ना जिससे उस अदृश्य कमरे में जाया जाता है। युग उस आंख की पुतली को देखते हुए कहता है, हाँ यही वो द्वार है, इसी से माँ उस कमरे में गई थी, वहीं पर तो उन्होंने कुछ देर के लिए काले साए को बंद कर दिया था। यामिनी उतावलेपन के साथ कहती है, इसका मतलब इस द्वार के पीछे जो अदृश्य कमरा है, मेरी माँ उसी के अंदर कैद है। अगले ही पल यामिनी कुछ परेशान होते हुए कहती है, पर इसके अंदर वो काला द्वार नजर क्यों नहीं आ रहा जिससे अंदर जाया जाता है। इतना कहकर यामिनी फिर अपने हाथ आगे बढ़ाने लग जाती है और उस आंख की पुतली को छूने लग जाती है, पर उसे बस फर्श महसूस होता है, उसके अंदर कुछ और नजर नहीं आता है। उसे उम्मीद थी कि उसका हाथ फर्श से आर पार हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, शायद वो काला साया जाने से पहले ये द्वार बंद करके गया है। कायर कहता है, पर वो काला साया द्वार बंद करके क्यों जाएगा? अभिमन्यु जवाब देता है, ताकि हम कामेश्वरी यक्षिणी तक ना पहुंच सके। यामिनी गुस्से के साथ कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब कोई भी मुझे मेरी माँ से मिलने से नहीं रोक सकता। अगर ये द्वार बंद है तो मैं इस द्वार को खोलूंगी। इतना कहकर यामिनी अगले ही पल गुस्से के साथ अपने दोनों हाथ आगे करती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस आंख की पुतली के अंदर जो द्वार था उसे खोलने की कोशिश करने लग जाती है।
यामिनी के हाथ से सफेद रोशनी निकलने लग जाती है। यामिनी अपनी पूरी शक्ति लगा देती है उस द्वार को खोलने में, पर वो द्वार नहीं खुलता है। यामिनी तब भी हार नहीं मान रही थी, एक के बाद एक मंत्र पढ़ी जा रही थी। तभी युग यामिनी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, रुक जाओ यामिनी, ये द्वार ऐसे नहीं खुलने वाला। तुम खुद जरा सोचो, तुम्हें क्या लगता है जब उस अदृश्य कमरे के अंदर कोई भी शक्ति काम नहीं करती तो क्या शक्ति का प्रयोग करने से उस कमरे का द्वार खुल जाएगा? यामिनी चिढ़ते हुए कहती है, युग बाबू फिर कैसे खुलेगा ये द्वार, आप ही बता दीजिए। युग मायूसी के साथ कहता है, मुझे नहीं पता यामिनी, अगर पता होता तो मैंने कब का खोल दिया होता ये द्वार। युग की बात सुनकर यामिनी भी एकदम चुप हो गई थी, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि युग जो भी बोल रहा था एक प्रकार से सच ही बोल रहा था। वो उसकी बात को नकार नहीं सकती थी। डायना परेशान होते हुए कहती है, ना ही यहाँ पर काला साया है, ना ही तारा है, और ना ही अदृश्य कमरे का द्वार खुल रहा है। अब क्या करें हम? अमोदिता कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस द्वार के बंद होने के साथ ही सारे द्वार हमारे लिए बंद हो गए हैं, कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। चैटर्जी अपनी बात सबके सामने रखते हुए कहता है, पहले मुझे लगता था कि यामिनी को उसके अभिशाप से मुक्ति दिलाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे चीजें और भी ज्यादा बिगड़ गई हैं। कायर कुछ डरते हुए कहता है, चीजें तो अभी कुछ बिगड़ी ही नहीं चैटर्जी जी, चीजें तो तब ज्यादा बिगड़ जाएगी जब उस काले साए को तारा की शक्तियां मिल जाएगी। बस उस काले साए को अभी तक तारा की शक्तियां न मिली हो, वरना अनर्थ हो जाएगा। बिंदु बोल पड़ती है, शुभ शुभ बोलो कायर, ऐसा सोचो भी मत। तारा की शक्तियां उस काले साए को मिलना मतलब उस काले साए को मौत का हथियार मिलना, फिर हम में से कोई नहीं बचने वाला। हम क्या, शायद ये पृथ्वी लोक ही ना बचे। यामिनी उन लोगों की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वो तो बस आंख की पुतली के अंदर देखने में लगी हुई थी, जिसमें एक कमरा था, वो अदृश्य कमरा जिसमें उसकी माँ कैद थी। यामिनी पुतली को छूते हुए फिर बोल पड़ती है, मेरी माँ इसी के अंदर कैद है, इस द्वार का खुलना बहुत जरूरी है, मुझे मेरी माँ को बचाना है। वर्चस्विनी गुस्से के साथ बोल पड़ती है, तुम्हें तुम्हारी माँ को बचाना है और मेरी बेटी का क्या यामिनी? यामिनी पलट कर कहती है, हम तारा को भी ढूंढ लेंगे वर्चस्विनी, पहले माँ को तो मिलने दो, हो सकता है माँ ही हमें तारा के पास पहुंचा दे, सिर्फ तारा के नहीं बल्कि उस काले साए के पास भी। वर्चस्विनी नाराजगी भरे लहजे में कहती है, तुम्हें बस अपनी माँ की फिक्र है यामिनी, ना कि मेरी बेटी की। तुमने मेरी बेटी की रक्षा की जिम्मेदारी ली थी ना, तो क्या हुआ उस जिम्मेदारी का? भूल गई तुम अपनी जिम्मेदारियां अपनी माँ के लिए? यामिनी गुस्से के साथ कहती है, मैं कुछ नहीं भूली हूँ वर्चस्विनी, मुझे सब याद है, बस मैं अभी वो कर रही हूँ जो जरूरी है, और वो है मेरी माँ को आजाद करना, जिसके लिए हमें ये द्वार खोलना है। वर्चस्विनी पलटकर कुछ कहती, उससे पहले डायना बोल पड़ती है, पर हम ये द्वार कैसे खोलेंगे यामिनी? तुम्हें दिख नहीं रहा, काला साया जाने से पहले इस द्वार को बंद करके गया है। यामिनी डायना के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, इसे हम नहीं, युग बाबू खोलेंगे डायना। यामिनी की ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं, सभी युग की तरफ देखने लग जाते हैं। युग भी हैरान था कि यामिनी ने एकदम से उसका नाम कैसे ले लिया था। युग अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए यामिनी से कहता है, क्या कहा यामिनी? मैं? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग बाबू, ये द्वार आप खोलेंगे। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।